हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एंटीनेटल केयर के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे जनरल एग्जामिनेशन, ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ज़रूरी सोनोग्राफी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जनरल एग्जामिनेशन में पेशेंट का हाइट, पेशेंट का वेट देखा जाता है। साथ ही पेशेंट पेल तो नहीं है, यानी खून की कमी तो नहीं है। इडिमा लेग तो नहीं है, यानी पैरों पे सूजन तो नहीं है। ये इडिमा फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल इडिमा एंकल तक होता है, फिंगर से दबाने पे इसमें गड्ढे होने लगते हैं। ये रेस्ट करने के बाद सबसाइड हो जाता है। ये डे टाइम में बढ़ जाता है और रात को सोने के बाद ये कम भी हो जाता है। लेकिन पैथोलॉजिकल इडिमा ये लीवर या किडनी डिसीज़ की वजह से होता है, हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्शिया की वजह से होता है। ये एंकल से ऊपर चढ़ने लगता है और ये रेस्ट करने के बाद ये सबसाइड नहीं होता। साथ ही पेशेंट का पल्स और बीपी मेजरमेंट किया जाता है। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर बीपी लो ही मिलता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के कुछ हार्मोन की वजह से पेरिफेरल वेजोडाइलेटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी हमेशा लो मिलता है। तो प्रेगनेंसी में बीपी लो होना नॉर्मल है, लेकिन बीपी बढ़ना डेंजरस होता है। बीपी जो है 140/90 से ऊपर होना डेंजरस होता है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी किया जाता है। निप्पल का शेप बराबर है या नहीं है, निप्पल रिट्रैक्टेड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट होता है ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन। ये ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन करना क्यों ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो कि क्लिनिक में चेकअप के लिए आई है और उसने कहा कि उसे 5 महीने की प्रेगनेंसी है और उसकी लास्ट पीरियड की डेट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें और उसकी प्रेगनेंसी 20 वीक्स हो, तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि जो बच्चे की ग्रोथ है वो डेट के हिसाब से 20 वीक्स है या नहीं है, ग्रोथ उसकी बराबर चल रही है या नहीं चल रही है। तो पेशेंट के पेट को हाथ लगा के एग्जामिनेशन करने से ये हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ बराबर चल रही है या नहीं चल रही है। इसे ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन कहते हैं और ये करना ज़रूरी होता है। जो यूट्रस है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में पेल्विक ऑर्गन होता है। ये पेल्विक बोन यानी हिप बोन के अंदर में मौजूद होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में भी ये पेल्विक ऑर्गन ही होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो ये पेल्विक से एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। प्रेगनेंसी के 12 वीक्स के पहले ये पेल्विक ऑर्गन होता है, यानी ये हिप बोन के अंदर ही मौजूद होता है। लेकिन 12 वीक्स के बाद जैसे जैसे फंडल हाइट बढ़ती है, यूट्रस की हाइट बढ़ती है, ये पेल्विक ऑर्गन से ये एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर इसकी हाइट बढ़ने लगती है। जब हम पेशेंट को लेटा के और अपने हाथ के अल्नर बॉर्डर से जब हम पाल्पेट करते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस से ऊपर तो हमें ये पाल्पेट होता है, फंडल हाइट हम पाल्पेट कर सकते हैं। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के बीच में जब ये होता है तब ये 16 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है और 24 वीक्स पे ये अम्बिलिकस तक की हाइट उसकी पहुंच जाती है। अम्बिलिकस के ऊपर ज़ीफी स्टर्नम तक के पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट तक के जब फंडल हाइट पहुंचती है तो ये 28 वीक्स का होता है। सेकंड पार्ट तक जब फंडल हाइट पहुंचती है तो ये 32 वीक्स का होता है और ज़ीफी स्टर्नम तक पहुंचने पर ये 36 वीक्स का हो जाता है। 38 वीक्स से 40 वीक्स के बीच, यानी जब यूट्रस फुल टर्म हो जाता है तो इसकी हाइट वापस 32 वीक्स के लेवल पर आ जाती है, लेकिन ये साइड से फ्लैंक फुल हो जाता है। तो इस तरीके से हम हाथ लगा के पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करके बच्चे की ग्रोथ डेट के हिसाब से प्रॉपर है या नहीं है ये पता कर सकते हैं। साथ ही बच्चे में पानी की कमी तो नहीं है, बच्चे को IUGR तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं। इसलिए ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए जब भी पेशेंट विजिट के लिए आती हैं तो पेट पे एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ एग्जामिनेशन में बच्चे की दिल की धड़कन या फीटल हार्ट बीट भी जाँच करते रहने चाहिए। तो इस फीटल हार्ट बीट सुनने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। पहला होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, दूसरा होता है हैंड फीटल डॉपलर और तीसरा होता है स्टेथोस्कोप। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम शुरुआती दिनों में TVS करके यानी ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी करके 6 वीक से ही बच्चे की दिल की धड़कन सुन सकते हैं। दूसरा है हैंड फीटल डॉपलर, जो इसके ज़रिए हम 10 वीक्स के बाद में बच्चे की दिल की धड़कन सुन सकते हैं। और तीसरा है स्टेथोस्कोप, तो इससे हम 18 से 20 हफ्ते के बाद में बच्चे की दिल की धड़कन को सुन सकते हैं। ये भी हर विजिट में एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद होता है इंटरनल एग्जामिनेशन, इंटरनल या वजाइनल एग्जामिनेशन। तो ये रूटीनली इतना करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर पेशेंट को वजाइनल इन्फेक्शन है, वजाइनल डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज है या ईचिंग है, तो एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। एग्जामिनेशन करके देखना ज़रूरी है कि इन्फेक्शन किस टाइप का है, कैंडिडियासिस तो नहीं है, और उसे प्रॉपर्ली ट्रीट करना होता है। अदरवाइज़ इंटरनल एग्जामिनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। प्रेगनेंसी में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी है। तो रूटीनली ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट कराना ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहले है ब्लड ग्रुप एंड RH टाइपिंग। दूसरा है हीमोग्लोबिन। एनीमिया जो है फीमेल्स में कॉमन होता है, तो प्रेगनेंसी में एनीमिया होना एक प्रॉब्लम की बात होती है। ये
प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। अलग अलग कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं एनीमिया की वजह से, जैसे प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना, पोस्टपार्टम हेमोरेज होना, प्री एक्लेम्शिया या हार्ट डिसीज़। इस तरीके से प्रेगनेंसी जो है एनीमिया की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये एक नंबर 1 इनडायरेक्ट कॉज होता है मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए, यानी मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और डेथ के लिए। इसी के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल, थायराइड प्रोफाइल, HIV, VDRL फॉर सिफिलिस, HBsAg फॉर हेपेटाइटिस बी, यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, ये सारी चीज़ें कराना ज़रूरी होता है। यूरिन रूटीन में बेसिकली पस सेल, एपिथेलियल सेल, RBCs, बैक्टीरिया, प्रोटीन, एल्बुमिन, शुगर, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर यूरिन रूटीन में बैक्टीरिया, पस सेल मौजूद है तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। ये यूरिन इन्फेक्शन असेंडिंग अगर हुआ तो प्रीटर्म लेबर आ सकते हैं, एबॉर्शन हो सकता है, तो इसे प्रॉपरली ट्रीट करना ज़रूरी होता है। यूरिन रूटीन में अगर शुगर प्रेजेंट है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ को स्क्रीन करना ज़रूरी होता है। इसके लिए फास्टिंग पोस्ट मिल्क शुगर, HbA1c और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराना फिर ज़रूरी हो जाता है। प्रेगनेंसी में कौन कौन सी सोनोग्राफी ज़रूरी होती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इस टॉपिक पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर से उसे चेक कर लीजिएगा। तो बेसिकली पूरे 9 महीने में 4 सोनोग्राफी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहली होती है डेटिंग स्कैन जो कि 7 वीक्स पे की जाती है। दूसरी है एंटी स्कैन जो कि 12 वीक्स पे की जाती है। तीसरी है एनोमली स्कैन जो कि 20 वीक्स पे की जाती है और 28 वीक्स के बाद में ग्रोथ स्कैन एंड डॉपलर स्टडी की जाती है। सारे सोनोग्राफी में, इन सभी सोनोग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एनोमली स्कैन जो कि 20 वीक्स पे होती है। 18 to 20 वीक्स के बीच में बच्चे का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। तो इस सोनोग्राफी में बच्चे का हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट डिटेल में देखा जाता है। साथ ही डेट भी देखी जाती है। बच्चे की ग्रोथ, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लासेंटा का लोकेशन, सभी इस सोनोग्राफी में जानकारी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनोमली स्कैन है। बाकी सारी सोनोग्राफीज़ भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एनोमली स्कैन। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे स्क्रीनिंग फॉर थैलेसीमिया, स्क्रीनिंग फॉर सिकल सेल एनीमिया, एनेप्लाइडिस स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि एंटी स्कैन के साथ किया जाता है, जिसे डुअल मार्कर टेस्ट कहते हैं। अगर किसी वजह से आप डुअल मार्कर टेस्ट ना करवा पाए तो आप 16 वीक्स पे ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी कर सकते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट कॉस्टली होते हैं, ये सभी पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए गवर्नमेंट सेंटर में इसे एडवाइज़ नहीं किया जाता सभी पेशेंट अफोर्ड ना करने की वजह से। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट सेंटर से ये टेस्ट ज़रूर करवाइए। आगे की विजिट्स में और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो हर विजिट में पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछना ज़रूरी होता है कि 9 महीने की जर्नी में पेशेंट को कई बार हेडेक, बॉडी एक, फीवर, कफ, कोल्ड, एब्डोमिनल पेन, बर्निंग, मिक्चुरेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हर विजिट में ऐसी कंप्लेंट को पूछ के उसे ट्रीट करना ज़रूरी होता है। साथ ही जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हर विजिट में ज़रूरी होता है, जैसे पेशेंट का वेट, पल्स, BP, ऑक्सीजन सेचुरेशन, RS एग्जामिनेशन। इसी के साथ साथ हर ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन, शुगर और यूरिन रूटीन टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ बच्चे की मूवमेंट्स के बारे में भी पूछना ज़रूरी होता है कि बच्चे की मूवमेंट्स एडिक्वेट चल रही है या नहीं चल रही है। 18 वीक्स के बाद में बच्चे की मूवमेंट्स महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, और जब पहली बार मूवमेंट जो है महसूस होती है उसे क्विकनिंग कहते हैं। अब प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। अब ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या है, तो प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हीमोडाइलेशन हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसे फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। अब ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहीं पैथोलॉजिकल एनीमिया में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए हीमोग्लोबिन टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 14 है तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने के बाद इसका हीमोग्लोबिन फॉल होगा और ये 12 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन ऑलरेडी 12 है तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने के बाद हीमोग्लोबिन फॉल होगा और वो 10 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ प्रॉब्लम की बात हो सकती है, क्योंकि ये पैथोलॉजिकल एनीमिया हो गया, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो कहीं फिजियोलॉजिकल एनीमिया पैथोलॉजिकल एनीमिया में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए हीमोग्लोबिन टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। एंटीनेटल केयर के पार्ट 2 में आज हमने जाना जनरल एग्जामिनेशन, ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, सोनोग्राफीज एंड फिजियोलॉजिकल एनीमिया के बारे में। पार्ट 3 में अब हम जानेंगे फॉलिक एसिड एडमिनिस्ट्रेशन, इम्यूनाइजेशन, डाइट, आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स, इमरजेंसी कंडीशन एंड जनरलाइज छोटे छोटे प्रॉब्लम को हम कैसे ट्रीट करें। तो अगर आज का पार्ट 2 आपको अच्छी तरह समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।